तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम आ गए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है। क्या हम इसको स्किप करते तो काम नहीं चल सकता? पर देखते हैं क्यों जरूरी है ये चैप्टर पढ़ना। हम जानते हैं बच्चों कि हमारे आसपास हर एक जगह छोटे छोटे टाइप्स के रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे हम अगर खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। या फिर हम देखते हैं अपने आसपास पेड़ पौधों को जो कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस करते रहते हैं, वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शंस है। या हम किसी भी चीज को बर्न होते हुए देखते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शंस है। इसीलिए हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारे आसपास मैक्सिमम जगह ये रिएक्शंस हो रही है। इसी वजह से हमें इनके बारे में जानना, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन से। तो पहले अगर एक सिंपल सा कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बन और जो ऑक्सीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमें एरो के राइट साइड में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, उसे क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं, ये तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं बच्चों कि सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे कार्बन का सिंबल क्या है, C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमें पता है। तो अगर हमें कभी कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है बच्चों, तो हम क्या इतने बड़े 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 वर्ड में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपको दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं। जो रिएक्टेंट हो सकते हैं वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अगर हम उसको इक्वेशंस के फॉर्म में या उसका हम सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन ना करें बच्चों, तो उसको लिखना या फिर उसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जिसका आप यही समझ सकते हो, जैसा मैंने पहले बोला कि सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो उसमें चेंजेस हो गए। अब वो चेंजेस कितने टाइप के होंगे, कैसे कैसे चेंजेस होंगे, या वो केमिकल रिएक्शंस में क्या हर एक केमिकल रिएक्शन में चेंज होगा, या फिर अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्या उसके बिना भी चेंज होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे मैटर में स्पेशली दो टाइप के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के लिए हम कह सकते हैं बच्चों रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब जिसको हम अब उसके जो उसका इनिशियल स्टेट है उस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे ये आप एक पेपर देख रहे हो और मैं अगर इस पेपर को रोल कर दूं, तो क्या ये पेपर फिर से अपने पुनः जैसे वो था वैसे हो गया, इसमें कोई चेंज हुआ? तो इस टाइप का जो चेंज होता है बच्चों, वो कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। अब अगर मैं एक काम करती हूँ, पर अब हम केमिकल चेंज करके देखते हैं। इस माचिस को मैं बर्न करने जा रही हूँ, थोड़ा सा करती हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये जो पेपर बर्न हुआ है बच्चों, क्या मैं ये जो बर्न पेपर है उसको क्या मैं उसके इनिशियल स्टेट में ला सकती हूँ? तो आपका आंसर होगा नहीं, इसको तो हम नहीं ला सकते। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बच्चों, ऐसा रिएक्शन जिसको हम उसके इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते हैं, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल चेंज। और हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होता है। और फिर से जो हमारा फिजिकल चेंज होता है बच्चों, उसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते। जैसे आप लोग घर जाइए, एक बोतल में पानी रखिए और उसको ले जाके फ्रिज में रख दीजिए। आप कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि वो जो हमारा वाटर लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा,
बर्फ में, आइस में। तो हम कह सकते हैं क्या वो आइस में चेंज होने के बाद वो जो H2O की प्रॉपर्टी है क्या वो खो जाएगी, क्या वो H2O नहीं रहेगा? तो आप बोलेंगे नहीं, वो तो H2O ही रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, और जो केमिकल चेंज होता है, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी है, हमने लिया कार्बन, हमने लिया ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाया और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो पता कैसे चलेगा बच्चों कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे आपको पता करना है कि सामने आपके कोई इंसान है, वो मेल है या फीमेल है, आप कैसे पता करते हो? उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हो। जैसे आपको पता करना है कि मैं क्या हूं, आप मेरी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, मेरी आवाज सुन रहे होगे आप लोग, मेरा हेयर देखोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्या हूं, एक फीमेल हूं। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनसे पता क्या चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं जिसका नाम है चेंज इन स्टेट। जैसे बच्चों हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, सपोज करिए वो सॉलिड है और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिक्विड में मिल रहा है, तो क्या चेंज ऑफ स्टेट विजिबल है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल विजिबल है। तो जब हमारा प्रोडक्ट लिक्विड में मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि नहीं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पता चल गया। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन के आगे मैंने ब्रैकेट में G लिखा है। G का मतलब गैस में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी किस में प्रेजेंट है? गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। पर जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या बन रहा है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैंने L लिखा है, जिसका मतलब है कि वाटर हमें किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे चेंज ऑफ स्टेट होता है। तो फिर हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट का कुछ एक्सपेरिमेंट। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि मार्केट से मैंने कुछ जो आप थर्माकोल के बॉल्स जानते होंगे वो बॉल्स मैं ले आई हूँ, और अपने इस वाले बॉल में मैंने थोड़ा सा पेट्रोल ले रखा है। ये बॉल आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये सॉलिड है और ये जो पेट्रोल है वो क्या है? लिक्विड है। हम एक काम करते हैं, इस सॉलिड को इस लिक्विड में डाल के देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट कैसा हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया ये एक थर्माकोल का बॉल और इसको मैंने डिप किया अपने लिक्विड में, और देखते ही देखते ये जो हमारा सॉलिड बॉल है आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से हमारे लिक्विड में चेंज हो गया है। हम दूसरा बॉल डाल के भी देखते हैं, ये भी टोटली हमें पता ही नहीं चल रहा है। हाँ कुछ कलर एक्सट्रैक्ट बच गए हैं, बिकॉज ये जो थर्माकोल बॉल पे जो कलर लगे हुए हैं वो कलर डिजॉल्व नहीं हो रहा है बस, अदरवाइज थर्माकोल जो का हमारा बॉल है छोटा छोटा वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुका है। तो अब हम अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन के सेकेंड टाइप के कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। पहला उसमें हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम क्या देखते हैं बच्चों, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, पोटेशियम और इसके आगे लिखा हुआ AQ। अब AQ का क्या मतलब हुआ, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को पानी में डिजॉल्व करके लेते हैं, देखो पानी का मतलब होता है एक्वस, तो अगर कोई भी चीज पानी में डिजॉल्व होती है तो उसके आगे हम AQ लिखते हैं। AQ का मतलब हो गया कि वो एक्वस स्टेट में है। तो पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं और इधर हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। आई थिंक आप लोग को बैलेंसिंग पता होगी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, रिएक्शन हो कैसे रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इधर देखते हैं। अब एक बात बताइए, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? आप बोलोगे +1 होता है। आयोडीन पे कितना होता है? यहाँ पे होता है -1। लेड पे कितना होता है? 2+। एक नाइट्रेट पे कितना होता है? तो आप बोलोगे कि -1 होता है, इसीलिए हमने बैलेंस करने के यहाँ पे 2 लिया है। अब क्या करते हैं, सिंपल हमको रिएक्शन करानी है। अगर आपको चार्जेस पता चल जाए बच्चों तो करना क्या होता है, प्लस को माइनस से मिला लो, माइनस को प्लस से मिला लो। फिर से मैंने क्या बोला, सबको उनके आयंस में ब्रेक कर लो और डिफरेंट आयंस को मिला के आपका
रिएक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे देखते हैं प्लस है पोटेशियम पे तो वो किससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा। हमारा आयोडाइड आयन है जिसपे माइनस चार्ज दिख रहा है वो किससे मिल जाएगा, हमारे लेड आयन से। और देखिए प्रोडक्ट वही बना है KNO3 लेड एडेड। अब ये 2 क्यों लगा है, यहाँ पे 2 क्यों लगा है, वो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लगा है, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। हाँ, इसमें हमें ध्यान किस पे देना है, इस लेड आयोडाइड पे। लेड आयोडाइड क्या है बच्चों, यही हमारा प्रेसिपिटेट होता है। और पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये रिएक्शन देके कि लेड आयोडाइड का कलर क्या होगा। अब वो कलर क्या होगा, येलो पीपीटी, वो हमें याद रखना है। अब आप बोलोगे मैम ये नीचे एरो आपने क्या बनाया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जो पीपीटी होती है वो कहाँ सेटल डाउन होती है, नीचे। पीपीटी कहाँ सेटल डाउन होती है, नीचे। इसीलिए हमें कैसे एरो से दिखाएंगे उसको, एरो नीचे करके, इसीलिए हमने इसको ऐसे दिखाया है। और ये हमारा क्या है, पीपीटी। एक हम दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों, NaCl। हम लोग सब लोग जानते हैं कि NaCl क्या है, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, और वो भी एक्वस है। अब एक्वस बताने की तो जरूरत रही नहीं, एक्वस आप लोग को पता है कि वो क्या है। हमने NaCl को किस में मिला दिया है बच्चों, करेक्ट, वाटर में मिला दिया है। और फिर हमने क्या लिया है, AgNO3, और वो भी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, मतलब दैट मीन्स ये भी किस में मिलाया हुआ है, वाटर में। फिर से अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो भाई इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज। करना क्या है, प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से। देख लो NaNO3 बनेगा, Cl और Ag मिलके क्या बन जाएगा, AgCl। और यहाँ प्रेसिपिटेट किसका बनता है, हमारे सिल्वर क्लोराइड का। और प्रेसिपिटेट कैसा होता है बच्चों, व्हाइट पीपीटी होता है, मतलब व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। और इसको भी आप डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हैं। अब हम थर्ड टाइप के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर कोई रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं तो दो तो हमने देखी है कि उसमें चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, ठीक है मैम। प्रेसिपिटेट बन सकता है, ठीक है मैम। अब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो उसमें गैस भी तो इवॉल्व हो सकती है। हम अब यही देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने क्या लिया, जिंक लिया। आज हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट इसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल देख लेते हैं कि हमने जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और बन गया ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब इसको अपवर्ड एरो क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि गैस है, गैस कहाँ जाएगी, ऊपर, इसी वजह से इसका एरो कैसा है, ऊपर। अब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हमारे पास कुछ है और हम उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोग के घर में होगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया बच्चों बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद हम एक कैंडल जला लेते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। अच्छा, आप लोगों को पता है किसी भी चीज को बर्न करने में हेल्प कौन करता है, हाँ करेक्ट, ऑक्सीजन हेल्प करता है किसी भी चीज को बर्न करने में। और अगर कोई चीज बर्न नहीं है इसका मतलब वहां कौन सी गैस आ रही है, हमारे हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो इसका मतलब अगर ये जो कैंडल जल रही है बच्चों, ये बुझ जाती है, तो हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उससे कौन सी गैस निकलेगी, बिल्कुल करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, आप लोग को लगेगा मैम फूक के बुझाई, तो हम अपने बैलून में भी वो गैस भर के देखते हैं, पहले कैंडल बुझा के देखते हैं। तो ये हमारे पास विनेगर है, जिसको मैं किस में डाल रही हूं, बेकिंग सोडा में। अब देख लो रिएक्शन हो रहा है और मैं इसके सामने कैंडल ले जा रही हूं। अभी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, ये देखिए कैंडल बुझ गया। एक बार मैं और जला के देखती हूँ कैंडल। चलिए माचिस सी ले जाती हूँ, ये भी बुझ गया। इसका मतलब ये जो गैस इवॉल्व हो रही है बच्चों, वो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप चाहे ना तो वो गैस बना के इस बैलून में भी भर सकते हैं, वो भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक खाली बॉटल लेते हैं, इसमें हमने ढेर सारा लेना है बेकिंग सोडा। तो ये रहा बच्चों बॉटल जिसमें हमने लिया है बेकिंग सोडा।
अब हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, विनेगर। फिर से ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी। अब हम जल्दी से इसके ऊपर एक बैलून लगाते हैं। अब ये देखिएगा ये बैलून कैसे फूलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है और हमारा बैलून क्या है, धीरे 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 ये फूल रहा है। इसका मतलब एक अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैस भी इवॉल्व होती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है उसमें कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस गैस है, तो हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। पर हमने 2 एक्सपेरिमेंट से देखा कि जब भी हम उसके सामने कैंडल ले गए या माचिस की तीली ले गए तो हम देखे वो बुझ गया, और दूसरा हम देख रहे हैं कि हमारा बैलून फूल रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों हम लोग देखते हैं चौथा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो गांव में जो दीवारों पे चूना होता था, आप लोगों ने देखा है कभी? कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो वो क्या करते थे, पहले चूने को लाते थे, उसमें पानी मिलाते थे। क्या उसको हाथ से मिलाते थे? तो अब अगर जिनको पता होगा तो उन्हें पता है, नहीं नहीं, हाथ से नहीं मिलाते थे, वो किसी लकड़ी से मिलाते थे या किसी और चीज से। क्यों हाथ से क्यों नहीं मिलाते थे? क्योंकि बच्चों वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करती थी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंज होता है। अब देखो बच्चों, टेम्परेचर में चेंज 2 तरीके से हो सकता है। पहले टाइप के चेंज को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सो क्या है, एंडो क्या है, तो देखो बच्चों याद करने की ट्रिक देती हूं मैं। एक्सो का मतलब आप लोग देखे होंगे, एग्जिट देखे हो कहीं पे, जब आप मूवी देखने जाते होंगे कहीं भी तो वहां लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाहर निकलना, यहां से बाहर जाना है। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देखो, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, वही जो चूना जो हम घर पे ले आते थे, और ये क्या है H2O, ये मिलके क्या बन गया CaOH ट्वाइस, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और जब भी हम ये प्रोसेस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है कि लो भाई हीट भी ले लो और रिएक्शन कर लो, प्रोडक्ट बना लो। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसी का होता है बच्चों, हमने ले लिया CaCO3, ये बनाता है CaO प्लस CO2, फिर से यही बना क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, और पता है हीट को हम डेल्टा साइन से दिखाते हैं। अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, क्विक लाइम और CO2। ये कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, एंडोथर्मिक। ये कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसको रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा मैम, अच्छा बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे एड, आप लोग देखे हो एड मतलब जानते हो, एडिशन। एडिशन में भी डी है, इंडो में भी डी है। तो क्या मतलब, अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और एग्जिट मतलब बाहर निकल रही है, अगर हीट बाहर निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम 5वां कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जाते हैं, दैट इज चेंज इन कलर। भाई ये भी तो हो सकता है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करें उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर रिएक्टेंट जैसा ना हो, प्रोडक्ट का कलर कुछ अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं, हमने लिया आयरन और CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है बच्चों। कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो ये जो CuSO4 जब Fe, और ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये FeCuSO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर समझ लीजिए, और ये क्या बनता है, कॉपर। अब आप लोग के एग्जाम में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूछा गया है कि जब हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन से करवाते हैं तो ब्लू कलर क्यों डिसअपियर होता रहता है, ब्लू कलर क्यों डिसअपियर होता रहता है।
तो इसका सिंपल एग्जांपल यही है बच्चों, जो ब्लू कलर है हमारा CuSO4 की वजह से होता है। जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो जो CuSO4 है वो कन्वर्ट किस में होने लगता है, FeSO4। जब CuSO4 हमारे प्रोडक्ट में है ही नहीं तो कलर कहाँ से आएगा। इसी की वजह से जो ब्लू कलर होता है वो फेड्स अवे, मतलब उसका कलर क्या होता है, कम होता रहता है। और कौन सा कलर आता रहेगा, लाइट ग्रीन। और कभी कभी तो इतना लाइट ग्रीन होता है कि वो दिखता भी नहीं है, तो FeSO4 का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये रही बच्चों हमारी फर्स्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस की। और इसकी सेकेंड लेक्चर हम जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। ड्रीम गुरुकुल, कोचिंग फॉर लाइफ।